प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टेप्स पे। मैं हूं मनोज शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन। प्यारे बच्चों, अपन ने देखा था कि हमारा जो नया NCERT का पाठ्यक्रम है उसका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रश्न अपन ने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। अपन उससे आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स जो है उनका सॉल्यूशन अपन आज देखने वाले हैं ना। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर है 5। उसमें दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है R और उसके अंदर एक रिलेशन भी R के द्वारा डिफाइन किया हुआ है। बच्चों, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी R के द्वारा रिप्रेजेंट होता है और हमारा जो रिलेशन R है उसको भी R के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये R दो बार यहाँ पे क्यों है। अब हमें क्या करना है, इस संबंध को एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है, इसकी अपने को जांच करनी है। इसमें अपन सबसे पहले चलेंगे कि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। इसके लिए बच्चों अपन ने क्या किया है कि हमने R से बिलोंगिंग कुछ एलिमेंट्स अपन ने पहले से ले लिए हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि 1/2 बिलोंग्स टू R, की 1/2 वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, उसका एक अवयव है। अब हम जांच करते हैं कि इस A बराबर 1/2 बिलोंग्स टू R, यह एक वास्तविक संख्याओं का अवयव है। अब ये इस संबंध R को डिफाइन करता है अथवा नहीं करता। इसके लिए अपन देखते हैं कि इसके अंदर संबंध R बराबर A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब है ना। यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पर अपन लिखते हैं B क्यूब, A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब। यहाँ पर अगर अपन इसकी जांच करेंगे तो क्या देखेंगे, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब। इसको आगे अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8। बच्चों, अब आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे और अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या 1/2 का मान 1/8 के बराबर या 1/8 से छोटा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है कि 1/2 का मान 1/8 से छोटा नहीं है। यानी कि हम जानते हैं कि 1/2 का मान 1/8 से बड़ा होता है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कि 1/2 इज लेस देन 1/8 इज नॉट ट्रू। इसका मतलब अपन कहेंगे कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि हमारा ये जो संबंध दिया हुआ है R, A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, ये R से बिलोंग नहीं करता है। तो अपन कहेंगे हमारा दिया गया संबंध R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी रिलेशन R को अगर हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो उसके हमारे पास 3 इजी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारा कि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि दिया गया संबंध जो है वो एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब अपन इसके दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं और अपन ये जांच करते हैं कि दिया गया संबंध एक सममित संबंध है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों, इसके लिए अपन यहाँ पे आ जाते हैं हमारे इस दूसरे पॉइंट पे कि अगर 1 और 2 बिलोंग्स टू R, यहाँ पर R का मतलब रिलेशन नहीं है, यहाँ पर R का मतलब है कि 1 और 2 क्या है, 2 वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। अब हम इसके सम्मित होने की जांच करते हैं। तो पहले अपन जांच करेंगे कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, इट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो 1 का मान क्या है, 8 से कम है। तो ये बात यहाँ पे क्या है, सत्य है। लेकिन इसकी सम्मिति की जांच करने के लिए अपने को देखना है कि क्या 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। यहाँ पर अपन देखते हैं कि 2 का मान 1 से छोटा है क्या। तो बच्चों, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि 2 का मान 1 से छोटा नहीं है। 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये जो हमारा 2 1 है ये डज नॉट बिलोंग टू R, कि 2 1 जो है वो हमारे संबंध R का अवयव नहीं है। तो हमने क्या देखा कि 1 2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपन इजी वे में कह सकते हैं कि ये जो हमारा संबंध R है ये एक सममित संबंध नहीं है।
इसी तरह से प्यारे बच्चों अपने को क्या करना है, किसी भी संबंध को अगर अपने को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो उसका 3 इजी स्टेप्स है। हमने देखा कि दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, हमने देखा कि दिया गया संबंध एक सममित संबंध भी नहीं है। अब अपन इसके तीसरी स्टेप्स पे आते हैं कि दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन सब जानते हैं कि संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए हमें R के 3 अवयव ऐसे लेने पड़ेंगे कि A, B, C बिलोंग्स टू R। हम क्या करते हैं इसमें, ये हमारा तीसरा पॉइंट, हम इसमें 3 अवयव ले लेते हैं, 3, 3/2 और 6/5, और इसको लेकर के देखते हैं कि क्या ये तीनों अवयव इस संबंध R की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं या नहीं करते। 3, 3/2 और 6/5, ये 3, 3/2 और ये अपना 6/5, इसको अपन मान लेते हैं बिलोंग्स टू R, और इस R का मतलब वास्तविक संख्या। ये संबंध वाली परिभाषा नहीं है, ये है अपनी 3 वास्तविक संख्याएं। अब अपन चलते हैं कि सबसे पहले इसके 2 अवयव लेकर के चलेंगे, 3 और 3/2। इसकी जांच करते हैं अपन। देखो तो अपन देखेंगे कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 की घात 3, और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8। तो हम ये जानते हैं कि 27/8 का मान क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 3 से बड़ा आएगा। तो अपन क्या कहेंगे, यह सत्य है, यानी कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 और 3/2 बिलोंग्स टू R, यानी कि हमारे पास आ गया A, B बिलोंग्स टू R। अब सेकंड अपन चलते हैं, इसके दूसरा और तीसरा अवयव इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 3/2 और 6/5। इसको लेकर के चले, 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 एंड पावर बाई 3। इसकी जांच करने पे अपन देखेंगे 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6 की घात 3, इसका मान हो गया 216, और 5 की घात 3, इसका मान हो गया 125। तो क्या देखा प्यारे बच्चों अपन ने कि 216/125 का मान क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर अपने को 3/2, ये भी क्या होगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यानी कि 3/2 और अपना है ये 6/5, ये भी क्या होगा, हमारे R का अवयव बनेगा, क्योंकि 3/2 का मान क्या है, 216/125 से छोटा होगा। अब अपन इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि सममित अगर कोई संबंध अपने को दिया हुआ है तो उसमें क्या है, A का सीधा संबंध क्या होना चाहिए, C से होना चाहिए। 3 का संबंध 6/5 से है अथवा नहीं है, इसकी अपने को जांच करनी है। तो अपन देखते हैं कि 3 और 6/5 बिलोंग्स टू R। R का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या ये इस संबंध R A इज लेस देन इक्वल टू B³ इसको भी परिभाषित करता है या नहीं करता। यहाँ पर अपन देखते हैं बच्चों कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 एंड पावर बाई 3। तो क्या होगा यहाँ पर ये अपना आ गया 3 इज लेस देन इक्वल टू 216/125। तो क्या देखा बच्चों, क्या अपन ये कह सकते हैं कि 3 का मान 216/125 से छोटा है। हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 216 को अगर 125 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग इन डेसिमल, यानी कि 3 का मान जो है वो 216/125 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया कि 3 जो है वो 216/125 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि 3 और अपना सेकंड नंबर है 6/5 डज नॉट बिलोंग टू R। तो प्यारे बच्चों अपन ने क्या देखा, संक्रामक संबंध होने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर 3 अवयव A, B, C बिलोंगिंग टू R है तो यहाँ पर अपने को 3 बातें लेकर के चलनी है कि अगर AB बिलोंग्स टू R, सेकंड अपन लेते हैं कि अगर BC बिलोंग्स टू R, तो इन दोनों को मिलाकर के एक रिजल्ट अपने को प्रूव करना होता है कि A इज डायरेक्टली रिलेटेड टू R। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि A और B बिलोंग्स टू R, साथ ही हमने आगे देखा कि B और C बिलोंग्स टू R, लेकिन थर्ड स्टेप में अपन ने क्या देखा कि A का सीधा संबंध C से नहीं है। A का सीधा संबंध C से नहीं होने का मतलब है कि ये हमारा जो दिया गया संबंध है ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों अपन क्या कह सकते हैं, इसमें हमने इन तीनों डेफिनेशन में देख लिया कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है ये एक
स्वतुल्य संबंध भी नहीं है, हमारा दिया गया संबंध सम्मित संबंध भी नहीं है, और साथ ही हमने देखा कि ये हमारा जो दिया गया संबंध है यह एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। और जब ये तीनों स्टेप्स अपन ने क्लियर कर ली कि दिया गया संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही ये सम्मित संबंध है, और न ही दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, तो फाइनली अपना रिजल्ट आ गया कि ये जो हमारा रिलेशन आर दिया हुआ है, क्या ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, यह एक तुल्यता संबंध नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अपने को क्या करना है, किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध अपने को सिद्ध करना है तो ये 3 इजी स्टेप्स अपने को फॉलो करना है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है, दिया गया संबंध सम्मित संबंध है अथवा नहीं है, और थर्ड एंड लास्ट अपने को देखना है कि दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। इन तीनों की जांच करने पर हमने यहाँ पे पाया कि इनमें से कोई सा भी कथन सत्य नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा दिया गया आर था a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, यह एक तुल्यता संबंध नहीं है। इसके बाद में अपन देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का एक और सवाल। अगला अपन देखते हैं, ये हमारा चैप्टर वही है, रिलेशन एंड फंक्शन। और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.1, और अपन इसका एक आगे का, जैसे अपन ने सवाल देख लिए, अब इससे आगे का एक और सवाल अपन देखते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक के 1.1 से लिया गया है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 9। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, अच्छा अभ्यास अपन इसमें कर सकते हैं। हमें एक समुच्चय दिया हुआ है A, समुच्चय A इज गिवन सच दैट x बिलोंग्स टू Z, यानी कि पूर्णांकों का एक समुच्चय है, और जहां पर x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ये हमारा एक सेट A दिया हुआ है। इसके अंदर हमें 2 रिलेशन दे रखे हैं। पहला रिलेशन जिसको अपन R1 के द्वारा लिख सकते हैं, और ये अपने को दिया हुआ है R इज सच दैट A B, और जहां पर क्या है, मोड ऑफ A माइनस B क्या है, 4 का गुणज है। और सेकंड रिलेशन अपने को R2 यहां पे दिया हुआ है कि A B सच दैट A इज इक्वल टू B। अब हमें बच्चों क्या करना है, इन दोनों संबंधों की जांच करनी है कि ये दोनों दिए गए संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। और साथ ही हमें एक स्पेशल बात इसमें नोट दिया हुआ है कि प्रत्येक दशा में संबंधित अवयवों को भी अपने को ज्ञात करना है कि इस दशा में 1 से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं और इस दशा में 1 से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं। तो इसका अपन पार्ट पहला ले लेते हैं एक बार, है ना, पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब रिलेशन R1 को अपने को प्रूव करना है कि ये रिलेशन R1 एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों, अपन ने पहले वीडियो में देखा था कि जब भी अपने को कोई सेट या समुच्चय अगर अपने को सेट बिल्डिंग फॉर्म में दे रखा है तो सबसे पहला काम अपना है कि उसको आसान बनाने के लिए हम उस समुच्चय को क्या कर देंगे, रोस्टर रूप में लिख लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो हमारा सेट ए दिया हुआ है इसके अवयव अपन ज्ञात कर सकते हैं। क्या दे रखा है कि दिस बिलोंग्स टू Z, और x की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 12 के बराबर या 12 से छोटा। तो हम इसके अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अपन लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमारा सेट बन गया A इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू 12। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारा रिलेशन R1 तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। तो अपन चलते हैं पार्ट 1 किसके लिए, R1 रिलेशन को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए। तो इसका पहला पॉइंट अपन हमेशा की तरह जानते हैं कि सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये हमारा दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना कि A बिलोंगिंग टू A, और अपने को सिद्ध करना है A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू
आर। अब अपन यहाँ पर लेकर के चलते हैं बच्चों कि ये अपना संबंध दिया हुआ है a माइनस बी, तो अपन देखते हैं कि फॉर a बिलोंगिंग टू a एंड वी हैव a माइनस a इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है, 0 प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि 0 4 का गुणज है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि हमारा ये जो a है ये हमारे रिलेशन r को डिफाइन करता है, यानी कि a बिलोंग्स टू r, और अपन इस रिजल्ट से कह सकते हैं कि हमारा ये जो दिया गया रिलेशन r है ये क्या है, एक स्वतुल्य संबंध होगा। अब अपन आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप पे कि हमारा ये जो दिया गया संबंध R है यह एक सममित संबंध है अथवा नहीं है। सममित संबंध होने के लिए क्या करना है बच्चों, अपने को सममित संबंध सिद्ध करने के लिए अपने को हमारा ये जो समुच्चय है इसके कोई भी 2 अवयव अपने को लेने हैं। जैसे कि मान लिया अपन ले लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू ए, कि हमने समुच्चय ए के 2 अवयव ले लिए ए और बी। अब इसके अंदर अगर अपन R को डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास कि a माइनस बी, है ना, ये अपने को दिया हुआ है क्योंकि ये तो ट्रू है। a माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि a b बिलोंग्स टू R, और इसी का अगर अपन ऑर्डर चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, माइनस b माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a, और ये भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। यानी कि यदि a माइनस बी 4 का गुणज है तो हम कह सकते हैं माइनस मोड ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, b माइनस a, और जो क्या होगा 4 का एक गुणज होगा। इसका मतलब क्या निकल गया, इसका मतलब हो गया कि b a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो हमने क्या देखा कि ए बी बिलोंग्स टू R, और इनका ऑर्डर चेंज करने पर बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो बच्चों हम यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं फिर से कि इफ ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये जो दिया गया रिलेशन क्या है, एक सममित संबंध होगा। अब अपन इसकी लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक है अथवा नहीं है। संक्रामकता की जांच करने के लिए हम इसमें हमारे 3 अवयव समुच्चय ए के निकालते हैं कि माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब हम यहाँ पे जांच करते हैं कि ये दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। तो बच्चों क्या लेके चलेंगे अपन, हमारा रिलेशन R अगर अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पे तो लिखेंगे कि यदि a माइनस बी बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है वो 4 का एक गुणज होगा। साथ ही क्या दिया हुआ अपने को दिया हुआ b माइनस सी बिलोंग्स टू R, ये दोनों अपने को दिया हुआ है। a माइनस बी बिलोंग्स टू R और b माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि a माइनस सी बी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा a माइनस बी है प्लस अपन दूसरा ले लेते हैं b माइनस सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू a माइनस सी। और ये भी क्या होगा कि यदि a माइनस बी 4 का गुणज है और यदि b माइनस सी भी 4 का गुणज है, तो इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों को जोड़ने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी, ये हमारा गणित का नियम है कि अगर ये दोनों 4 से विभाजित संख्याएं हैं तो a माइनस सी भी क्या होगा, 4 से भाज्य होगा। या अपन कह सकते हैं कि ये क्या होगा, 4 का गुणज होगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब हमने क्या देख लिया कि इसमें ए बी बिलोंग टू R, बी सी बिलोंग टू R, एंड फाइनली हमने निकाल दिया कि ए सी ऑल्सो बिलोंग टू R। तो बच्चों यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया संबंध क्या है, एक संक्रामक संबंध होगा। ये दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। अब हम क्या कह सकते हैं कि जब दिया गया संबंध सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ए बी व सी
यानी कि हमने ये जो 3 रिजल्ट निकाले हैं, ए का मतलब दिया गया संबंध सममित स्वतुल्य संबंध है, बी का मतलब दिया गया संबंध एक सममित संबंध है और सी का मतलब दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध भी है। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा संबंध दिया हुआ है कौन सा, आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। ये क्या है, एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमारा संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अब बच्चों इसके अंदर एक स्पेशल नोट दिया हुआ है कि अगर ये हमारा संबंध आर इस प्रकार का है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी 4 का एक मल्टीपल है और हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक से संबंधित अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि हम देखें कि ये जो हमारा समुच्चय हमने निकाला था सबसे पहले कौन सा, ये ए बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इनमें से एक के साथ कौन कौन से अवयवों का कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे कि हम यहाँ पर आर को डिफाइन कर पाए। तो क्या देखेंगे बच्चों, अपन देखो अपन आगे चलते हैं कि इस आर को अगर एक से डिफाइन करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से अवयव आ सकते हैं। हमारे पास अवयव आ सकता है 1, हमारे पास अवयव आ सकता है 5 और हमारे पास अवयव आ सकता है 9। क्यों होगा बच्चों ऐसे, ये मैं एक अलग से ब्रैकेट में लिख देता हूं कि हमारे जो इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 1 1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है और 1 का कॉम्बिनेशन 9 के साथ भी बन सकता है। यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0, वो 4 का गुणज होगा। 5 में से 1 या 1 में से 5 जाएगा, क्योंकि मोड लिया है अपने तो वो भी 4 आएगा, तो वो 4 का गुणज होगा। इसी तरह से 1 9 या 9 1 लेने पर इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, 8 आएगा और वो भी क्या होगा, 4 का एक गुणज होगा। प्यारे बच्चों हमें स्पेशली क्या करना है, केवल एक से संबंधित अवयव ही ज्ञात करने हैं। अगर अपन उदाहरण के लिए इसमें एक अवयव मैं ऐसे मान लूं कि 11 भी इसका एक अवयव हो, कि 11 भी इसका एक अवयव हो, तो अपन क्या देखेंगे, 11 माइनस 1 बराबर 10 और 10 क्या है, 4 का एक गुणज नहीं है। इसका मतलब एक से संबंधित अवयव वही होंगे जो हमारे आर की इस डेफिनेशन को पूरा करेंगे, यानी कि a माइनस बी 4 का एक गुणज होगा। और उस स्थिति में एक से संबंधित अवयव कौन कौन से आएंगे, 1 5 और 9 आएंगे। ये एक स्पेशल मैटर है बच्चों, इसको अपने को मैं स्टार से हाईलाइट कर देता हूँ कि किसी भी अवयव से संबंधित अवयव अगर अपने को ज्ञात करने हैं तो हमें उसमें आर को डिफाइन करके देखना है कि एक के साथ में ए के कौन कौन से अवयव ऐसे जुड़ेंगे जो संबंध आर को परिभाषित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे स्टेप्स आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों अब अपन इससे आगे चलते हैं कि इसी सेट ए के अंदर अपने को एक दूसरा संबंध आर दिया हुआ है और उस संबंध आर को भी अपने को यहाँ पे परिभाषित करके ये सिद्ध करना है कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में ऊपर देखा था कि हमारा जो दूसरा रिलेशन आर है इसको किसके द्वारा डिफाइन किया हुआ है, यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि हमारा जो दूसरा संबंध है आर, उसमें अपने को देखना था कि ये दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। उसमें a बराबर b, ये रहा R2 संबंध है a बराबर b, इसको अपने को प्रूव करके देखना है। तो यहां से अगर अपन आगे चले, देखो ये अपन यहां से चलते हैं, हमारा पहला पॉइंट लेकर के चलते हैं कि दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। तो बच्चों अपन किसी भी एक अवयव ए के लिए जो हमारे समुच्चय ए का अवयव होगा, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि a इज ऑलवेज इक्वल टू a, यानी कि इसका अपन कोई भी अवयव लेंगे 0 से लेकर के 12 तक, वो सारे अवयव क्या होंगे, स्वयं के बराबर होगा। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है ये क्या होगा, एक स्वतुल्य संबंध होगा। इसको अपन राइट कर देते हैं क्योंकि a इज ऑलवेज इक्वल टू a। सेकंड अपन ले लेते हैं कि हमारा दिया गया संबंध क्या है, एक सम्मित संबंध है अथवा नहीं है। इसके लिए अपन दो अवयव लेके चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर अगर अपन आर को परिभाषित करेंगे तो क्या दिया हुआ अपने को, a इज इक्वल टू
बी। एंड सिंपल मैथमेटिक्स का रूल अपन लगाएंगे कि यदि a का मान b के बराबर है तो अपन क्या कह सकते हैं, b का मान भी a के बराबर होगा। यानी कि इफ a इज इक्वल टू b वी कैन इजीली से b इज इक्वल टू a। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया b a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। यानी कि हम क्या लेके चले कि हमारा जो ए बी था बिलोंग्स टू आर, और हमने क्या निकाल दिया लास्ट में, बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये जो हमारा संबंध दिया हुआ है वो किस प्रकार का है, एक सममित संबंध भी होगा। और लास्ट अपने को इसमें निकालना है कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है यह एक संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर अपने को क्या लेके चलना है, यहाँ पर अपने को 3 कंपोनेंट लेके चलने हैं। मान लिया ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ये ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब इन 3 अवयवों के लिए अगर अपन R को डिफाइन करें तो अपने को क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये R का संबंध है तो अपने को लिखा है कि A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C। ये अपने को दिया हुआ है क्योंकि A B C जो है वो R को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि यदि A का मान B के बराबर, B का मान C के बराबर, तो बच्चों अपन बहुत इजीली ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि A का मान जो है वो C के बराबर अवश्य ही होगा। कि इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C वी कैन इजीली से A इज इक्वल टू C। और अपन कह सकते हैं कि यदि A का मान C के बराबर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ R वी कैन से AC बिलोंग्स टू R। यानी कि ये हमारा दिया गया संबंध क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध भी बन गया। अब क्या करेंगे अपन, अपने पास तीनों बातें आ गई कि ये जो हमारा दूसरा संबंध दिया हुआ था A इज इक्वल टू B। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर अपने को लिखना था कि ये संबंध अपने को इस प्रकार से दे रखा है कि ए बी सच दैट A इज इक्वल टू B। ये अपना सेकंड रिलेशन था और हमने इसको क्या सिद्ध कर दिया कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है यह एक तुल्यता संबंध होगा। अब इसी में एक और स्पेशल नोट डाला हुआ है, जैसा कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारा जो समुच्चय है वो क्या है, 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 और अप टू कहाँ तक है, 12 तक है। अब अपन अच्छी तरह से देख सकते हैं इसके अंदर कि अगर हमें एक से संबंधित अवयव अगर अपने को ज्ञात करने हैं तो हमारा जो समुच्चय A अपने को दिया हुआ है उसमें केवल अवयव एक ही ऐसा है जो हमारे R की रिलेशन को डिफाइन करेगा। यानी कि ओनली 1 इज इक्वल टू 1। बाकी का कोई भी अवयव जो है इस R जो 2 है हमारा जो दूसरा संबंध है इसकी परिभाषा के अंदर एक से संबंधित अवयव नहीं होगा, क्योंकि एक 2 के बराबर नहीं है, एक 12 के बराबर नहीं है। इसलिए वो सारे अवयव R2 की परिभाषा के अनुसार एक से संबंधित नहीं होंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस संबंध के अनुसार एक से संबंधित अवयव क्या होगा, केवल एक होगा। बच्चों इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो एक से संबंधित अवयव ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस प्रकार के एक ब्रैकेट में लिखना है और इसका मतलब है एक से संबंधित अवयव। और ये हमने इस समुच्चय से निकाला है कि ये मात्र क्या होगा, एक ही होगा। इस प्रकार से हम किसी रिलेशन R को तुल्यता संबंध सिद्ध कर सकते हैं और साथ ही किसी एक विशेष अवयव से संबंधित अवयवों की संख्या का भी अपन क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, उनको अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों मैं समझता हूं कि ये सारे स्टेप्स आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप पूरे वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं और एक एक स्टेप्स को अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें आगे का अभ्यास कार्य भी पूरा करना है। इसी क्रम में बच्चों अपन क्या करते हैं, आगे एक और अपनी जो एग्जाम्पल है पाठ्य पुस्तक का सवाल अपन देखते हैं। आगे एक और सवाल देख लेते हैं अपन। हमारी पाठ्य पुस्तक का एक सवाल है प्रश्न संख्या 12 और इसमें भी अपने को क्या करना है, दिए गए संबंध को एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं, इसको अपने को सिद्ध करके बताना है। अब प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया हुआ है, देखो कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये एक त्रिभुजों का समुच्चय A अपने को दिया हुआ है और इसके अंदर अपन मान लेते हैं कि ये त्रिभुज 1, ये त्रिभुज 2, ये त्रिभुज 3, त्रिभुज 4 एंड
सोन। ये अपने को एक समुच्चय आर ए है वो त्रिभुज का दिया हुआ है। अब इन समुच्चय ए है इसके ऊपर अपने को एक संबंध आर डिफाइन किया हुआ है और उस आर को अपने को ये सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। संबंध आर, और ये संबंध आर किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है? आर इज इक्वल टू T1 T2। बच्चों इसमें T1 T2 का मतलब ट्राइंगल से ही है। आप चाहो तो ये जो अपने सिंबल त्रिभुज का लिखा है इसकी जगह ये भी लिख सकते हो T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। तो इसमें अपने को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये सारे क्या है, एक त्रिभुजों का समुच्चय अपने को दिया हुआ है। और समुच्चय का आर क्या है अपने इसमें? आर इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट कि T1 T2 का समरूप है, कि ये जो त्रिभुज T1 है ये त्रिभुज T2 का क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। ये अपने को सिद्ध करके बताना है कि ये संबंध आर तुल्यता संबंध है अथवा नहीं है। इसके लिए वही अपने इजी स्टेप्स 3। फर्स्ट इजी स्टेप इज ए, जहां पर अपने को ये प्रूव करके बताना है कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य संबंध है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों, अपन अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि अपन कोई त्रिभुज इसके अंदर T1 ले लें जो किसका मेंबर है, ए का अवयव है। T1 बिलोंग्स टू ए। और इसके लिए अगर अपन रिलेशन आर देखेंगे तो क्या कह सकते हैं कि T1 त्रिभुज जो है वो T1 का समरूप होगा, क्योंकि समरूपता की परिभाषा से हम जानते हैं बच्चों, एक अपन ने उदाहरण भी किया था जिसमें हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक रिलेशन था और उसमें हमने सिद्ध किया था कि वो दिया गया संबंध क्या था, एक तुल्यता संबंध था। और यहाँ पर सर्वांग समता की जगह किसका प्रयोग कर दिया है, समरूपता का प्रयोग किया है। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज क्या है, स्वयं का समरूप होता है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज T1 और T1 का कॉम्बिनेशन है ये हमारे रिलेशन आर को परिभाषित करता है। इसका मतलब हमारा दिया गया संबंध क्या है, एक स्वतुल्य संबंध होगा। सेकंड अपन किस में जाएंगे? सेकंड अपन ये देखते हैं कि हमारा ये जो दिया गया रिलेशन आर है यह एक सममित संबंध है अथवा नहीं है। सममितता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें दो त्रिभुज लेते हैं T1 T2 बिलोंग्स टू ए। और यहां पर सममितता की परिभाषा ये कहती है अपने को कि यदि T1 T2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि T1 T2 का समरूप है ना। T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब, क्योंकि ये हमारी परिभाषा यही है कि T1 T2 का समरूप है, तो T1 त्रिभुज T2 का क्या होगा, एक समरूप त्रिभुज होगा। और समरूपता की परिभाषा ये कहती है कि अगर इनका अपन ऑर्डर चेंज कर दें, कैसे कि T2 और T1 ये भी क्या होगा, आर का अवयव होगा, यानी कि आर को परिभाषित करेगा। क्यों? क्योंकि यदि T1 T2 का समरूप है तो इजीली अपन कह सकते हैं कि T2 त्रिभुज भी क्या होगा, T1 का समरूप त्रिभुज होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से कि T2 T1 का समरूप है। इसका मतलब ये जो हमारा संबंध है सममित, ये यहां पर क्या आएगा, यस में आएगा कि ये जो आर डिफाइन किया है यह एक सममित संबंध भी होगा। अब अपने को इसमें एक लास्ट स्टेप लेकर के चलनी है कि ये जो हमारा दिया गया संबंध है ये संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। ये अपन ले लेते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को तीन अवयव लेकर के चलने पड़ेंगे। T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए। और यहां पर अपने को आर के अनुसार क्या दिया हुआ है कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो T2 T3 बिलोंग्स टू आर। क्योंकि ये अपन इसी स्टेप्स में हमने पहले भी देखा है कि अगर किसी संबंध को संक्रामक सिद्ध करना है तो अपने को ये दो बातें पहले से लेके चलनी है कि AB बिलोंग्स टू आर एंड BC बिलोंग्स टू आर। और फिर अपने को क्या प्रूव करके बताना है कि T1 और ये T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि यदि दिया गया त्रिभुज T1
T3 का T2 का सर्वांग सम है और साथ में दिया हुआ है कि T2 त्रिभुज T3 का क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो हमारा T1 त्रिभुज है ये T3 का भी क्या होगा, समरूप होगा। इसका मतलब T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और अपन यहाँ पे क्या आ गया अपना रिजल्ट कि ये जो हमारा संबंध R दिया हुआ था यह क्या होगा, एक संक्रामक संबंध भी होगा। अब अपन आगे चलते हैं कि हमने ये तीनों बातें प्रूव कर दी कि हमारा दिया गया संबंध जो है वो समतुल्य संबंध भी है, हमारा दिया गया संबंध जो है वो एक संक्रामक संबंध भी है, और सबसे पहले अपन ने प्रूव कर दिया था कि हमारा दिया गया संबंध जो है वो एक स्वतुल्य संबंध भी है। और प्यारे बच्चों इजी स्टेप्स में अपन ने ये चीज़ कई बार नोट कर ली है कि अगर दिया गया रिलेशन R एक स्वतुल्य संबंध है, अगर उसमें सममितता की परिभाषा है, अगर वो संक्रामक भी है, तो अपन लास्ट में ये कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया संबंध है वो क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। यानी कि ये जो हमारा रिलेशन R है किस प्रकार का कि T1 T2 किस प्रकार का है कि T1 T2 का समरूप है। ये हमारा रिलेशन R था और इसको अपन कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध होगा। तो मैं समझता हूं बच्चों ये सारे स्टेप आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब पिछले सवाल की तरह से इस सवाल में भी क्या है कि एक स्पेशल नोट डाला हुआ है ना, एक एग्जाम्पल दे रखा है और उस एग्जाम्पल के हिसाब से अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि वो जो तीनों त्रिभुज है उनमें से कौन सा त्रिभुज कौन से त्रिभुज से संबंधित है अथवा नहीं है। जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था कि एक से संबंधित अवयव कौन से थे, पहला जो अपना रिलेशन था उसमें हमने निकाला कि एक से संबंधित अवयव थे 1, 5 और 9, और हमारा जो दूसरा संबंध था जिसमें a बराबर b था उसमें हमने देखा था कि एक से संबंधित अवयव क्या है, 1 है। अब यहाँ पर बच्चों अपने को क्या दे रखा है, अपने को यहाँ पर दिए हुए हैं 3 त्रिभुज और उन तीनों त्रिभुजों की भुजाओं की मापांक अपने को दिए हुए हैं कि कौन से त्रिभुज की भुजाएं किस किस प्रकार से हैं, और उन त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि इसमें कौन कौन से जो त्रिभुज है वो दिए गए संबंध R से संबंधित है अथवा नहीं है। इन भुजाओं की जो माप अपने को दे रखी है मैं लिख रहा हूं कि ये त्रिभुज है T1, इसकी भुजाएं दे रखी हैं 3, 4 और 5। दूसरा त्रिभुज है अपना T2, इसकी भुजाओं की लंबाई दे रखी है अपने को 5, 12 और 13, और साथ ही त्रिभुज 3 अपने को दिया हुआ है और तीसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं 6, 8 और 10। अब अपने को ये बताना है कि ये जो 3 त्रिभुज हैं इन तीनों त्रिभुजों में से कौन सा त्रिभुज इस प्रश्न में परिभाषित संबंध R से संबंधित है अथवा नहीं है। बच्चों अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की समरूपता अपने को दे रखी है तो उस समरूपता का मतलब है कि हमें वहां समरूपता की जांच करनी है भुजाओं के अनुपात के आधार पर। तो यहां पर अपन क्या देखते हैं, देखो त्रिभुज T1 व त्रिभुज T3 में अपन देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं अथवा नहीं है। अगर अपन इसकी भुजाओं का अनुपात देखें तो 3/6 बराबर 4/8 और बराबर 5/10, और ये सारे अनुपात किसके बराबर आएंगे, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि T1 जो त्रिभुज है वो T3 त्रिभुज का क्या है, समरूप है। यानी कि अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि T1 त्रिभुज T3 त्रिभुज के क्या है, समरूप है। इसलिए इस प्रश्न में दिए गए संबंध की परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू R। बच्चों अगर अपन T2 त्रिभुज को लेकर के चलें तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के साथ में इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो समान नहीं आता है। इसका मतलब क्या होगा, T2 त्रिभुज इस संबंध R के द्वारा T1 से संबंधित भी नहीं होगा और T2 त्रिभुज जो है वो T3 से संबंधित भी नहीं होगा। तो यहाँ इस उदाहरण में अपन देखेंगे कि केवल T1 T3 बिलोंग्स टू R। इसके साथ ही ये जो हमारा प्रश्न था इसका अपन जो है वो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे
प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन सारी स्टेप्स को आपको अच्छी तरह से समझना है। पूरे वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। हर स्टेप को समझ करके अपने को जो अपना अभ्यास कार्य पूरा करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो अगली एक्सरसाइज है 1.2 उसके कुछ एग्जाम्पल और उसके कुछ सॉल्यूशंस के साथ में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।